What's going on? A lot going on. 2024 में हम ये स्लोगन अपना पेश करते रहे और 2025 में अब फिर हम अपने इस स्लोगन को आगे लेकर चल निकले हैं। आज मैं हिंदी में अपना इंट्रो करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे, कुछ यूट्यूब पे साथियों ने लिखा कि आप इंग्लिश में भी करते रहें, साथ साथ मिंग्लिश भी रहें और साथ साथ आप हिंदी में भी चलते रहें। हमने कहा कि आज हम कोशिश करते हैं कुछ मिंग्लिश में चलते हैं। तो ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये आपको अगले हफ्ते से मेरे और दर्शन साहब से हट के भी आगे फैलता हुआ नज़र आएगा, जब हमारे साथ और साथी भी जुड़ेंगे और कुछ लंबी बातें किया करेंगे क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। जैसा कि टैग टीवी पे हम जोर दे रहे हैं, जब से नया साल चढ़ा है, जब से ख़ास तौर पर सदर ट्रंप ने ऑफिस संभाला है, कि दुनिया में उथल पुथल हो रही है, बहुत चेंजेस हो रही हैं और वो चेंजेस कनाडा पे भी बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है उनका, इवन इंडिया पे हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया का जो कन्वेंशनल ढांचा है वो चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? जितना जितना चेंज होगा या जितना जितना हम महसूस करेंगे, हम वो सब कुछ मापते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। स्वागत करते हैं आज महाराजा दर्शन साहब का। थैंक यू सर, ऑलवेज अ प्लेजर। जी दर्शन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए तो नया साल कहना चाहिए, अगरचे अब पूरा महीना जनवरी का गुजर चुका और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। जैसा मैंने कहा कि सदर ट्रंप ने जब से ऑफिस संभाला है जी, लगता है कि दुनिया संभाल ली है। कैसे आपको को ये मंजरनामा दिखता है? ताहिर जी, चाइनीज़ में कहावत है कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये कर्स यानी श्राप के रूप में दिया जाता है क्योंकि इंटरेस्टिंग टाइम्स हमेशा तकलीफ़ देह होते हैं। तो ऐसे एक दौर से हम गुज़रना शुरू किए हैं। 4 साल कैसे निकलेंगे वो देखना होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि पिछले मेरे ख्याल 8-10 साल में बहुत ही एक्सेस हो गया था एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का। तो इसका रीबाउंड, जिसे पेंडुलम का स्विंग बैक कहते हैं, वो तो होना लाजमी था। अब वो शुरू हुआ है। जैसे इलीगल माइग्रेंट्स की बात हो या डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात हो या क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पॉलिसीज़ फॉलो हो रही थी उनकी बात हो, ESG उसका एक बड़ा एक्सपैंडेड रूप था, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। तो उसमें क्लाइमेट चेंज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनमें से अब निकल गए हैं उससे, बिग बैंक्स वगैरह, बड़े कॉरपोरेशंस। हमने देखा कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो प्लांट्स थे वो अब उनका फ्यूचर निश्चित नहीं दिख रहा कि क्या होगा। तो ये जो बैकलैश जो है वो होना लाजमी था और आई थिंक ट्रंप साहब जो हैं वो उसका ज़रिया है। आपने कहा कि ट्रंप साहब उसका कारण बन रहे हैं और जो डिसकंटेंट था, ये एक टर्मिनोलॉजी मैं एक तरह से बोरो कर रहा हूँ, डेमोक्रेसीज डिसकंटेंट। एक बुक है प्रोफेसर माइकल सैंडल की, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो आजकल मैं उनको टेलीविज़न पे देख रहा हूँ। अच्छा, ये वो ऑथर्स हैं जिनका आज मैंने दर्शन जी अपने लाइव इंटरेक्शन में भी, जो मैं लाइव शो करता हूँ वीक में 2 बार, तो उसमें भी मैंने अपने व्यूअर्स के साथ बातचीत की कि ऐसे ऐसे बड़े नाम, बड़े राइटर्स, फिलोसफर्स, थिंकर्स जो बुक्स लिखा करते थे, और बुक्स आती हैं 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो और पढ़ने वाले भी उनको 5-10 हज़ार लोग होते हैं। लेकिन अब वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, आपकी तरह मेरी तरह पॉडकास्ट में आ रहे हैं और हाथ की हाथ लोगों को बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक डिसकंटेंट था, जिसको आपने कहा कि 10 सालों से जो दुनिया में
एक लेफ्टिज्म की एक एक्सट्रीम वर्जन चल रही थी। वो लेफ्ट भी नहीं था मेरे ओपिनियन के मुताबिक, न्यू लिबरलिज्म जिसको हम बोलते हैं सॉर्ट ऑफ, उससे एक डिसकंटेंट था लोगों का। और ये कोई 8-10 साल पुराना नहीं है, 20-25-30 साल पुराना चला आ रहा था। मगर अब जिसे कहते हैं इनफ इज़ इनफ वाली सिचुएशन हो चुकी थी। लोग सोचने पे मजबूर थे कि भाई अब हम कहाँ जाएंगे। बच्चों को घर नहीं मिल रहे, यंग जनरेशन्स को, स्पेशली इन कनाडा जो प्राइसेस हैं। फ्रैंकली एक फैक्टर ना लोग नहीं बता रहे, 7 अक्टूबर का जो हमास का टेररिस्ट एक्ट था, वो भी बैकड्रॉप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों के डिसकंटेंट के लिए, जो इमिग्रेशंस के ख़िलाफ़ लोग हुए। चूँकि लोगों ने जब अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में देखा कि भाई जो हमास ने टेररिज्म की उसको सपोर्ट करने के लिए लोग झंडे लहरा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई। उसका निशाना हम भारतीय बैकग्राउंड के लोग भी बने। गो बैक इंडियंस, गो बैक। उसमें डिसकंटेंट क्या है कि हमारी जो जॉब्स हैं, हाईटेक जो जॉब्स हैं, वो हाथ से निकल रही हैं, वो सब कुछ हमारे काबू में नहीं है। तो दुनिया बदली। हम जो कहते हैं ना, व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर पॉडकास्ट, अ लॉट गोइंग ऑन। तो ये फैक्टर्स भी जो मैंने कुछ आपको गिनवाए, कुछ आपने गिनवाए हमारी कन्वर्सेशन में, क्या ये फैक्टर भी आपको इम्पॉर्टेंट दिखते हैं? जैसे 7 अक्टूबर का इशू, गो बैक इंडियन, एक लोगों को इनसिक्योरिटी मेन स्ट्रीम को, फिर चेंज ऑफ फेस वेस्टर्न वर्ल्ड का, कि किसी टिम हॉर्टन पे चले जाएं, किसी फास्ट फूड पे चले जाएं, आपको कोई कन्वेंशनल वेस्टर्नर फेसेस ही नज़र नहीं आते। ये सब फैक्टर्स भी आप गिनते हैं? जी बिल्कुल। और इसमें ना ये इट वाज ड्यू, इसको होने का समय आ गया था। ये मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छी किताब मैंने देखी थी, द फोर्थ टर्निंग। उसमें मेन थीम ये थी कि हर 80 से 100 साल के बीच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। और ये थियरी थोड़ी सी वॉबली है लेकिन मोटा मोटी चल जाती है। ऑथर्स ने लिखा था कि भाई 1776 में अमेरिका में रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया। उसके 27 साल बाद उनकी सिविल वॉर हो गई जिसमें उनका समाज पूरा बदल गया। उसके 82 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो अमेरिका सुपर पावर के रूप में उभरा। अच्छा, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इसे अप्लाई करें तो भी ठीक ठाक नज़र आता है कि 1757 में अंग्रेज़ ने पहली बार पॉलिटिकल पावर हासिल किया। 1857 में उनको हटाने के लिए जंग हुई और 90 साल के बाद 1947 में आज़ादी मिली। तो ये ठीक सी थियरी लगती है मुझे। अब उस हिसाब से देखें तो कनाडा कॉन्फेडरेट हुआ 1867 में, लेकिन आज जो कनाडा का नक्शा है वो बना 1949 में, 1949, यानी 82 साल बाद। अब हम उस 80 से 100 साल वाला जो पीरियड होता है उसके करीब जा रहे हैं। तो बड़े चेंजेस आने का टाइम हो गया है, इसलिए ये हो रहे हैं। ये भी एक थियोरी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इस थ्योरी में, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कहीं वो जो 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, कहीं उस तरफ तो नहीं बढ़ते नजर आते? शायद हो सकता है, वन नेवर नोज। जैसे मेरे ख्याल से सर आर्थर क्लार्क ने लिखा था कि इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट स्पेशली द फ्यूचर। तो शायद हो शायद ना हो, लेकिन कोई बड़ा चेंज अगले 20-25 साल में होना तो है। और उस चेंज को लाने के लिए आपको एक प्रेशर चाहिए जो सामने की तरफ से आता है, कि जो एक्सेसेस हुए उनका रिएक्शन हो के फिर जो करेक्शन आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो किसी दिन तो होना ही है। ये तो नहीं कि ऑयल और गैस के ऊपर ही आगे हज़ारों साल तक हम चलते रहेंगे, किसी न किसी दिन तो होना ही है। लेकिन उसको जिस तरह से फोर्स किया गया, जैसे कनाडा में कानून बना दिया कि 2035 के बाद एक भी कन्वेंशनल पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं बिकेगी, तो ये फोर्स का यूज़ किया ना गवर्नमेंट ने कि भाई हमारे पास फोर्स है, हम इस्तेमाल करके आपको प्रिवेंट करेंगे। तो वो एक प्रेशर बना। तो उसके सामने लोगों को रिसेंटमेंट भी हुई कि भाई ये क्या बात है, भाई हमें हमारी चॉइस पे छोड़ दें, हमें अच्छा लगेगा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे। तो ऐसे जो प्रेशर सामने की तरफ से बनता है, उसके बाद फिर जाके ये रिएक्शन जो आती है उसमें बड़ा चेंज होता है। आपने कहा कि ये जो ट्रांजिशनल चेंजेस हैं,
अगर हम हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 80-90 साल के बाद एक बड़ी चेंज आती है। अच्छा, आज का ज़माना जो है उसमें जो बड़ी चेंज है वो तो 5-10 साल बाद आ रही है। एक बार एक फिलोसफर ने कहा, उसने कहा कि बाहर की चीज़ें तो तेज़ी से बदल रही हैं, लेकिन इंसान का अंदर उस स्पीड के साथ नहीं बदल रहा। तो वो इनकम्पैटिबिलिटी बनती है बड़ी खौफनाक। हम अंदर से तो बहुत स्लोली चेंज होते हैं, मगर बाहर से जो ट्रांजिशनल चेंजेस हैं वो बड़ी फास्ट पेस होती हैं। अब सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑफिस संभाले अभी 9-10 दिन हुए हैं, और 9-10 दिन में इतनी चेंजेस हमें महसूस हो रही है। सो मच सो, डीप सीक की बात हो रही है अभी 2 दिन से कि चाइना ने एक ऐप लॉन्च की और यहाँ की स्टॉक मार्केट $1 ट्रिलियन उसका नीचे चला गया ऑलमोस्ट। इतनी खौफनाक तब्दीलियाँ। तो क्या वो जो 80-90 ईयर्स की एक मिथ है ट्रांजिशनल चेंज की, वो कहीं 80-90 डेज या 80-90 आवर्स में तो नहीं बदल गई? बाय द वे सदर ट्रंप अब 100 आवर्स की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। नॉर्मली हमने रिसेंट टाइम में 100 डेज की परफॉर्मेंस देखी थी जी। तो ये जो पेस है इसको आप कैसे देखते हैं? पेस तो नो डाउट बड़ी है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, और उसका असर तो होना ही है, लेकिन जिससे पूरा दुनिया के समाज का ढांचा बदल जाए, उसमें जैसे आपने कहा कि लोगों को अंदर से चेंज होने में देर लगती है, बाहर से चाहे जितने भी चेंज हो जाएं। एल्विन टॉफलर ने किताब लिखी थी फ्यूचर शॉक, लेट 1960s में, मेरे ख्याल 1968 में। उसमें उन्होंने इसी बात पर पूरी थीम बनाई थी कि बाहर जो चेंज हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है और लोग उसके साथ कदम मिलाकर चेंज नहीं हो सकते। सो फॉर देम द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड टू सून। इसलिए वो फ्यूचर शॉक में है कि वो ज़ाती तौर पर किसी पास्ट को बिलोंग कर रहे हैं और उन्हें इंटरेक्ट करना है वो किसी उनके लिए जो फ्यूचर की दुनिया है उसके साथ। लेकिन वो तो बात और हो गई। ट्रम्प साहब जो चेंज कर रहे हैं वो ऑलरेडी ड्यू थे बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट हैड बिल्ट अप। जो अब तक जो प्रेशर दबाव बना हुआ था उसके चलते अब ये तो उनकी मैं कहूँगा कि यूनिक एबिलिटी है कि वो इतना फास्ट एक्ट कर सकते हैं, वरना पॉलिटिक्स में इतना लीवे किसी को नहीं होता और इतनी शायद हिम्मत नहीं होती किसी में। तो ये सारे चेंजेस होते होते देर हो जाती है। अब देखना ये है कि वो जो ये चेंजेस कर रहे हैं वो उसको दूसरे कंट्रीज़ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे कनाडा की देखें तो उसका रिएक्शन अलग है, इंडिया की रिएक्शन अलग है। इंडिया ने ओपनली कह दिया कि भाई हमारे बंदे अगर इलीगली वहाँ रह रहे हैं तो उनको वापस लेने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। कनाडा में कुछ और बात चल रही है क्योंकि हमारी एक लंबी सी शेयर्ड बॉर्डर है, उसको कैसे फोर्टिफाई करना, लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, सिर्फ टैरिफ की जो थ्रेट है उसी के ऊपर बात हो रही है। कल ही मैंने आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने ये मेन पॉइंट मेरा ये था कि हमारे पास अभी जनरेशनल चैलेंजेस हैं। हाउसिंग है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब्स की अवेलेबिलिटी है। आपने टॉप एंड जॉब्स की बात की, लेकिन मिनिमम वेज जॉब्स में भी जो प्रेशर है हमने वीडियो देखी हुई है, राइट। तो उसकी पूरी जो जनरेशनल चैलेंजेस की लंबी सी लिस्ट है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये एक चीज़ के ऊपर बात हो रही है और फिर सामने लिबरल पार्टी की लीडरशिप की कॉन्टेस्ट चल रही है। फिर उसमें एक बंदे को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया, दूसरा कंटेस्टेंट आ गया कहीं से जो 14 साल से पॉलिटिक्स में कहीं नहीं था, और एक कैंडिडेट के पीछे इतने मिनिस्टर लगे, दूसरे के पीछे। ये जो हमड्रम सी बातें हैं ना, जो रोज़मर्रा की बातें हैं, अब सामने इतनी बड़ी चैलेंज पड़ी है। यानी आप अपने फर्श को वैक्यूम क्लीन कर रहे हो जबकि मकान को आग लगी हुई है। इस लेवल पे हम रुके हुए हैं। तो इसका मेरे ख्याल से कैनेडियंस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने कहा कि इसका जो खमियाजा है वो हम कैनेडियंस को भुगतना पड़ेगा, और फिर आपने ये भी सही बात हमें बताई कि सदर ट्रंप जो चेंजेस, एकदम से रेडिकल चेंजेस ला रहे हैं, पूरी दुनिया उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देख रही है।
कनाडा में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया के पास डिफरेंट है, चाइना के पास डिफरेंट है, अरब वर्ल्ड के पास डिफरेंट है, मगर ये रियलिटी भी है कि अमेरिका हमेशा से, यानी जब से हम एटलीस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद देख रहे हैं, क्योंकि जब मैं हमेशा कहता हूँ तो आपके लिए और मेरे लिए तो अभी 60 साल का ही जर्नी है ना, हमारे लिए तो वही हमेशा है, लेकिन ये वो समय है जो अमेरिका के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट समय है। स्पेशली अमेरिका दुनिया में अपने फुटप्रिंट्स जमाने में कामयाब होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में और उसके बाद। डेवलप तो अमेरिका पहले से हो रहा था, मगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने अपने आप को जितवाया, मनवाया दुनिया से कि मैं कुछ हूँ। यूके की जो पावर है, यूरोपियन जो पावर है, उनको भी ये बताया कि भाई अब मैं ही मैं हूँ। मुकाबला ठहरा सोवियत यूनियन के साथ, कोल्ड वार ख़त्म हुई 1990 में, सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया। उसके बाद फिर जो भी नया वर्ल्ड ऑर्डर बना वो अमेरिका का ही था, वन मैन शो वाली बात थी इनफैक्ट। फिर अमेरिका की छतर छाया तले चाइना बड़ा आगे, इवन रशिया भी, ये दोनों देश तो, और मिडल ईस्ट के देश, और उसमें से फिर रशिया भी उसके असर से बाहर निकल गया, चाइना भी बन गया इकोनॉमिक पावर, दूसरी सुपर पावर बन गया, वो भी उनके कंट्रोल में ना रहे। इस सारे सीन में अब जो एक ओल्ड मैन है जिसका नाम मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप है, वो बहुत नई बातें कर रहा है, यानी आयरॉनिकली वो बातें जो ट्रूडो को करनी चाहिए, ट्रूडो की एज ग्रुप के लोगों को, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके बिजनेस की बातें कर रहा है, वो दुनिया को डीकपलिंग करने की बातें कर रहा है। तो ये बातें आपको आयरॉनिकली कितना आगे जाते नजर आती हैं? बातें नई भी है और पुरानी भी। नई इसलिए लगती है क्योंकि पिछले कुछ अरसे में आइडियोलॉजी का डोमिनेंस रहा कि भाई एक देश की बॉर्डर है, उसकी सैंक्टिटी होनी चाहिए, तो उसको हटा दिया, कहने लगे जी कोई भी आता है तो नो वन इज़ इलीगल। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये लंबे अरसे तक टिक नहीं सकता कि आपको जो एक मुल्क में लोग रह रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए ये ज़रूरी है कि आप बाहर से आने वाले को स्क्रीन करें और लिमिट करें कि भाई हमें इतने बंदे चाहिए। फिर अनाप शनाप कितने भी लोग आते गए, जैसे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 11 मिलियन लोग वहाँ पर इलीगल रह रहे हैं, उसमें से अगर उसका 50% भी सही है तो दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल। हम कनाडा में देख रहे हैं कि एसाइलम क्लेम्स जो थे वो, अभी मैंने UNHCR का चार्ट देखा था, 2013 में हमारे 10,750 नए एप्लीकेशन हुए थे एसाइलम के, और 2023 में 1,44,000। तो ये 1300% इंक्रीज़ वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। आप चाहे कितने भी आइडियोलॉजी में चले जाएं कि जी हमें सबको एक्सेप्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन इकोनॉमी की एक हार्ड रियलिटी होती है, हाउसिंग की हार्ड रियलिटी होती है, कितने बंदे हॉस्पिटल में ट्रीट हो सकते हैं उसकी एक अपर लिमिट होती है। तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये आइडिया नए भी हैं और पुराने भी। पुराने आइडिया ये है कि भाई रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड हैव लिमिटेड यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है ना। तो उस रियलिटी तक वापस ले जाने के लिए ट्रम्प इज़ टेकिंग द लीड एंड आई थिंक अदर कंट्रीज़ विल फॉलो सूट। जैसे हमने देखा था अभी बीच में कि स्वीडन में जो रेफ्यूजीज़ थे उनको पैसे ऑफ़र किए कि आप अपने मुल्क वापस जाओ तो हम इतने डॉलर देंगे, ठीक है ना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये आपका जो आइडियोलॉजिकल रन है, इट हैज़ टू कोलाइड विथ रियलिटी। कि आप चाहे कितना भी ये समझें कि भाई हमें ऑयल और गैस की यूज़ को कम करना है, एक लिमिट है जिससे नीचे आप नहीं जा सकते। सो देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन रिप्लेस। तो ये सब रियलिटीज़ हैं उसमें। एंड एज यू सेड, USA भी सबसे बड़ा प्लेयर है ग्लोबल लेवल पे।
तो उनके लीडरशिप में ही होगा। अब बाइडन साहब ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया उन्होंने, तो ट्रम्प साहब करेंगे। दैट्स द रियलिटी। आपने कहा कि ये रियलिटी है कि जो पुरानी चीज़ें हैं या पुरानी रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको रास्ते पे वापस लाना वो एक नया फिनोमेना है। और इस नए फिनोमेने में जो इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट खुद अमेरिकन मीडिया पे चल रही है वो ये है कि हम अमेरिकन, वो ये कह रहे हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अपने टेलीविज़न की स्क्रीनों पे बैठ के कि हम अमेरिकन ने जिस तरह की दुनिया बनाई थी, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया में जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर जो हमने बनाया जमहूरियत के नाम पे, जमहूरियत को जिस तरह एक्सपोर्ट किया डेमोक्रेसी को, वो ये कहते हैं कि अब ये बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। हम एक ऐसा ऑर्डर अब देखने जा रहे हैं आने वाले सालों में जिस तरफ मिस्टर ट्रंप लेके चल रहे हैं, वो ऑर्डर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हम अब दुनिया पे रूल नहीं कर सकेंगे। उनका ये ख्याल है कि वो जो हमने सब कुछ अच्छा कोट अनकोट काम किया हुआ था वो किसी कंपैशनेट जज्बे के तहत नहीं किया हुआ था, वो भी दुनिया को रूल करने के लिए ही किया हुआ था। तो अब हमारा रूल उनके मुताबिक, जो सेंटर लेफ्ट के या फार लेफ्ट के लोग हैं उनके मुताबिक, बल्कि मैं कहूँगा वो सेंटर लेफ्ट के लोग हैं, उनके मुताबिक वो हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा दुनिया से। तो क्या आपको भी ये ऐसा लगता है कि अमेरिका का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा ऐसा करने से, जिस तरह सदर ट्रंप करना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने हर जगह डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं किया था, बहुत सारी डिक्टेटरशिप्स को भी प्रॉप अप करके रखा था। उनका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्लोबल स्टेबिलिटी। अब उसमें ग्लोबल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हर मुल्क के अंदर जो रह रहे थे उनके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, जैसे डिक्टेटरशिप्स में होता है, लेकिन ग्लोबली आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आती थी। और उसमें काउंटरवेट यूएसएसआर का भी था, जिसने भी अपनी डिक्टेटरशिप्स प्रॉप अप करके रखी थी, अफ्रीका वगैरह। अब वो तो लंबे अरसे तक चल नहीं सकता, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। लेकिन जब जहाँ तक टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक, ये तीन स्ट्रेंथ किसी और कंट्री के पास अमेरिका के मुकाबले की ना हो, तब तक अमेरिका का डोमिनेंस रहेगा इसके ऊपर। अब ये इसको कितना टाइम लगेगा ये आज के दौर में कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट जा रही है। लेकिन चाइना इज़ वन कंटेंडर, वो कभी उभर सकता है। इंडिया में बहुत सारे लोग ये ख्वाब देखते रहते हैं, लेकिन इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें इतना ऑथोरिटेरियनिज़म आना मुश्किल है, इसलिए वो एक हद से बाहर अपना पावर बाहर की तरफ नहीं प्रोजेक्ट कर सकेंगे। तो फॉर द नेक्स्ट मे बी डेकेड और टू, मुझे तो यही लगता है कि अमेरिका की यही डोमिनेंस रहेगी। आपने इंडिया की बात की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन पे बात हुई है और एक प्रेस नोट वाइट हाउस ने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कहा, उस वाइट हाउस के प्रेस नोट में कहा गया कि बहुत अच्छी बातचीत हुई दोनों देशों के हेड्स की और इनकी लाइकली मीटिंग फरवरी में किसी वक्त होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाइट हाउस का विज़िट करेंगे, अगर वो करते हैं जैसा कि दिख रहा है वो करेंगे, तो शायद किसी दुनिया की बड़ी पावर का हेड ट्रंप के इस 2O सरकार में का पहला दौरा होगा, बड़ी पावर का। छोटे मोटे तो देश के कुछ हेड ऑफ द स्टेट्स गए हैं, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे भी गए थे, लेकिन दुनिया के जो बड़े 6-7 बड़े देश हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें इंडिया वन ऑफ दोस है, वो होगा। फिर उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट, इंडो पैसिफिक और यूरोप की सिक्योरिटी पर हम बातचीत करेंगे, और हमारी बातचीत इस पे ऑलरेडी फ़ोन पे हुई भी है। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि यूरोप का भी मेंशन किया कि इंडिया को एक तरह से ऑन बोर्ड लिया जा रहा है यूरोप की सिक्योरिटी के इश्यूज़ में भी। बैकड्रॉप में मैं कंसीव करता हूँ रूस और यूक्रेन की जंग, और भी यूरोपियन जो इश्यूज़ हैं उनमें भी इंडिया अब स्टेक होल्डर है।
तो मेरे नज़दीक तो ये इंडिया को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाली बात है। कुछ इंडिया के क्रिटिक्स कहते हैं कि उसमें एक और लाइन थी कि जी हम चाहेंगे कि इकोनॉमिक टाइज भी बढ़े और हम असला भी बेचना चाहेंगे। तो इंडिया के कुछ क्रिटिक कह रहे थे कि देखिए ट्रम्प का तो पर्सनल इंटरेस्ट है चूँकि असला बेचना चाहता है। मैं इसको डिफरेंट देखता हूँ। मैं यूँ देखता हूँ कि इनफैक्ट ये इंडिया के लिए बड़ी बात है कि अमेरिका खुद ऑफ़र कर रहा है, चूँकि अमेरिका असला कभी चाइना को बेचने की बात तो नहीं करेगा, रशिया को बेचने की बात तो नहीं करेगा, या सऊदी अरब को, अरब देशों को करता है जिनसे अमेरिका को इनसिक्योरिटी नहीं होती, या कुछ गरीब देश जो एलाई हैं उनको दे देता है, कभी पाकिस्तान का F-16 दे दिए, उनसे इनसिक्योरिटी नहीं होती। मगर जिनके साथ मुकाबला होता है उनको तो नहीं बेचता। इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्री जो छोटा देश नहीं है। इंडिया तो बहुत इंडिपेंडेंट है। इंडिया तो नहीं अमेरिका से कोई झुकता। राइट। तो इस सारी सिचुएशन में आपको अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप, ख़ासतौर पर जो आने वाला विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको इस बदलती हुई दुनिया में कैसे दिखते हैं? ये शायद 20 साल से ये प्रोसेस तो चल रहा है, कभी तेज़ी से चला, कभी उसकी रफ्तार मंद हो गई, लेकिन चाइना का काउंटर वेट अमेरिका को चाहिए एशिया में, और वो सिर्फ इंडिया बन सकता है। तो उसमें हैरानी की बात, जैसे आपने कहा, ये थी कि यूरोप की सिक्योरिटी में भी इंडिया को शामिल करना चाहते हैं। ये शायद इंडिया का स्टेटस बढ़ाने के लिए हो, और इंडिया जितना भी कर सके उस एरिया में, लेकिन उससे इंडिया का जो स्टेटस बढ़े, उससे इट बिकम्स अ बेटर काउंटर वेट फॉर चाइना। क्योंकि चाइना का जो पैसिफिक कोस्ट है उसके सामने हम कनाडा में बैठे हैं, तो वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड का ही हिस्सा है। तो यूरोप में अगर इंडिया का वज़न बढ़े तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी कैलकुलेशन होगी कि इससे चाइना को अच्छी तरह से काउंटर किया जा सके, इसलिए हो सकता है। आपने कहा कि वो इसलिए हो सकता है कि चाइना को काउंटर इंडिया के ज़रिए करना है, मगर इंडिया तो इतना स्मार्ट देश है, वो चाइना से ट्रेड भी करता रहता है, बातचीत भी करता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहते हैं, और इंडिया अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड की झोली में गिरने वाला मुल्क भी नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन में फिर अमेरिकन्स और यूरोपियंस, वेस्टर्नर्स, और इस वक्त जब वेस्टर्नर्स की बात करते हैं तो सदर ट्रम्प ने एक तरह से अपने आप को आइसोलेट कर लिया पॉजिटिव सेंस में कि भाई मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का। चलिए अमेरिका की बात ही करते हैं, तो अमेरिका भी इस रियलिटी को जानता है कि इंडिया इज़ नॉट लाइक पाकिस्तान कि थोड़े से उसको पैसे दे दिए, असला दे दिया तो हर बात मानेगा। इंडिया इज़ इंडिया। तो ये जानते हुए अमेरिकन इस बात को समझते हैं, वो क्या फिर इंडिया को यूज़ तो नहीं कर सकते, और इंडिया यूज़ होने वाला भी देश नहीं। इंडिया अपनी एम्पावरमेंट खुद अपनी बेसिस पे ही करेगा। तो इस सारे कॉम्प्लेक्स रिश्तों में फिर ये कैसे आगे रिश्ता बढ़ेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के ज़माने में भारत और इंडिया के बीच? ये ट्रांजैक्शनल लेवल पे देखना ज़रूरी होता है, और उस वहाँ से फिर स्ट्रैटेजिक लेवल पर जाते हैं। जैसे हेनरी किसिंजर साहब ने कहा था ना कि देशों के दोस्त नहीं होते, इंटरेस्ट होते हैं। अब यूएस भी चाइना के साथ ट्रेड तो कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, इंडिया उनसे हर जगह मिलता भी है चाइना से। जैसे आपने कहा वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, इंक्लूडिंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन वो उनके ट्रेड के बीच में नहीं आती। तो ये ट्रांजैक्शनल लेवल पे एक एक एरिया में मेरा क्या फ़ायदा है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपका क्या फ़ायदा है, आप मुझे क्या दे सकते हो, उस लेवल पे ये इसे गठबंधन तो नहीं कह सकते, लेकिन तालमेल जैसा कुछ कह सकें, तो उस हिसाब से चलेगा। और ये मेरे ख्याल से जो पहले जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमने बात की, उसे फिर से एस्टैब्लिश करने का अच्छा ज़रिया हो सकता है कि आप किसी बात पर अड़े ना रहें, आपके फ़ायदे में जो है वो आप करें, बशर्ते कि आप मेरा नुकसान ना करें, तो उससे स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर ये हो तो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं अमेरिका और कनाडा के रिश्तों के हवाले से,
और कनाडा और अमेरिका के रिश्तों से ज़्यादा पहले मैं आपकी ओपिनियन ये लेना चाहता हूँ कि कनाडा की पॉलिटिक्स हमें किस तरफ जाती नजर आती है, क्योंकि व्हाट्स गोइंग ऑन में कनाडा के अंदर क्या हो रहा है। अभी लिबरल लीडर ढूंढा जा रहा है, उसकी लीडरशिप रेस चल रही है और 9 मार्च को इनका कोई लीडर सामने आएगा। हमारी कंजर्वेटिव पार्टी के जो हेड हैं पियर पोलिवर का कहना है कि हम ये लिबरल पार्टी के जो चौंचले हैं, उनको चौंचले कहते हैं, वो कहते हैं ये जो चौंचले हैं हम कैनेडियन अब अफोर्ड नहीं करते हैं, उनका कोई ना कोई इंटरिम लीडर या कोई ना कोई आना चाहिए, पार्लियामेंट को फौरी तौर पर प्रोरोग की हालत से वापस आना चाहिए इमीडिएटली। वो तो अपने इलेक्शन देखना चाहते हैं ना, बिकॉज पोल्स बताते हैं कि वो शायद नेक्स्ट मेजॉरिटी ले ले। अब ऐसा तो होता मुझे प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता कि पार्लियामेंट वापस आ जाएगी। लिबरल पार्टी की लीडरशिप रेस के चौंचले भी चलेंगे, भले से पियर पोलिवर उनको नापसंद करें। तो क्या ये चौंचले आपको आगे, तो खैर आपको और मुझे चलते नज़र आ ही रहे हैं, इनका कोई एंड रिजल्ट क्या होता नज़र आ रहा है? कौन लीडर बनेगा? जो भी लीडर बनेगा लिबरल का, वो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर तो सम टाइम के लिए होगा ना, तो उस पे क्या आपकी नज़र है? ताहिर जी, आपने सवाल किया कि कनाडा की पॉलिटिक्स कहाँ जाती हुई नज़र आती है। मुझे कहीं जाती हुई नज़र नहीं आती। वो एक बर्मुडा ट्रायंगल है ना, जिसमें फंसी हुई है। हाँ, फंसी हुई है, उसमें फंसी हुई है, क्योंकि प्रोरोगेशन में पार्लियामेंट तो अभी इफ़ेक्ट में है नहीं। अब दूसरा, जगमीत सिंह साहब ने कहा था कि जी हमने तो लिबरल के साथ जो एग्रीमेंट था वो फाड़ के फेंक दिया है, लेकिन बाद में ये पता चला कि उन्होंने फ़ोटोकॉपीज़ रखी हुई थी, तो उसे इस्तेमाल करते हुए हर बार लिबरल्स को प्रॉप अप करते रहे। फिर आखिर में कहा कि जस्टिन ट्रूडो हैज़ टू रिज़ाइन। अब अगर ट्रूडो साहब रिज़ाइन कर देते हैं तो वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? उनका जो इख्तलाफ था वो ट्रूडो साहब की तरफ था या गवर्नमेंट की तरफ? लिबरल्स के साथ भी था। उन्होंने की अपनी आखिरी खत में बात अच्छा, कि हम लिबरल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन फिर कल उन्होंने फिर पलटी मारी कि भाई अगर ट्रम्प साहब ये टैरिफ्स इम्पोज करते हैं तो बहुत सारे वर्कर्स की जॉब जा सकती है, बहुत सारे बिजनेस बंद हो सकते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए अब जैसे कोविड के टाइम पे किया था वैसा कोई पैकेज बनाना चाहिए और उसको वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब सपोर्ट तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट वापस आए, राइट। तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का क्या होगा? अगर वो सपोर्ट करेंगे तो सरकार तो बच जाएगी, राइट। अच्छा, ट्रूडो साहब ने तो कहा है कि ही इज़ विलिंग टू स्टेप डाउन। वो तो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो बाद में वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कि नहीं? हाँ, इंटेंट क्या रहती है उनकी रिजाइन करने की या नहीं? अच्छा, इलेक्शन फौरी तौर पे होता है या अक्टूबर तक खींचेंगे? क्योंकि ये तारीफ का जो है वो तो इमरजेंसी का बहाना बना के खींच सकते हैं, उसके बाद में भी 1 साल तक और खींच सकते हैं। अब उसकी लीगलिटी मुझे ठीक से नहीं पता, शायद जंग छिड़ जाए तो इमरजेंसी कह सकते हैं या इसे भी कह सकते हैं। तो उसमें मुझे ये पॉलिटिक्स कहीं जाती हुई नज़र नहीं आती, वो वहीं की वहीं ठहरी है। वो जैसे वर्लपूल होता है ना, उसमें ऐसे ही गोल गोल घूम रही है एक ही जगह पे। अब उसमें नुकसान कैनेडियंस का है, क्योंकि ये जनरेशनल चैलेंजेस का टाइम है। इसके ऊपर वॉर फुटिंग पे मल्टीपल महाज पे हमें काम करना है। उसमें ये ऐसे रूटीन पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं जैसे कोई इमरजेंसी है ही नहीं। तो उसमें वैसे भी काफ़ी टाइम से पहले OECD का रिपोर्ट भी आया था कि कैनेडियन इकोनॉमी पूरे G7 में सबसे ख़राब परफॉर्म करने वाली इकोनॉमी रहेगी अगले 40 साल तक। तो अब उसमें तो मुझे और आगे यही सिचुएशन कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी अगर टैरिफ लग जाते हैं तो एक तरह से हमारे पॉलिटिशियंस इमरजेंसी सेल्फ इम्पोज कर देंगे, उनको बहाना मिल जाएगा। यहाँ ऑन्टेरियो के प्रीमियर ने पहले ही स्नैप इलेक्शन का ऐलान कर दिया, जो फरवरी के आखिर में परहैप्स जी होने जा रहे हैं। मुझे वो भी समझ नहीं आई फ्रैंकली बात। उनका भी ये कहना है कि मुझे बड़ा मैंडेट चाहिए, हालांकि उनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी ऑलरेडी,
और 15 महीने का टेन्योर भी पड़ा हुआ था, उनके पास टाइम पड़ा हुआ था। माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो थी नहीं। अब मेजॉरिटी गवर्नमेंट होते हुए उनको क्या बड़ा मैंडेट चाहिए था, वो भी मैं समझने से कासर हूँ, क्योंकि कोई 2 महीने का टाइम तो था नहीं, 15 मंथ्स का टाइम पड़ा हुआ था। वो भी अपनी पॉलिटिकल गिम्बेट्स कर रहे हैं, उनको भी कहीं लग रहा था कि शायद मेजॉरिटी गवर्नमेंट उनकी आगे चल के ख़राब ना हो जाए, तो वो इलेक्शन करा दे इसी मौके से, इसी स्टेट ऑफ एमरजेंसी सेल्फ इम्पोज से फ़ायदा उठाते हुए मेजॉरिटी फिर से ले लें। समटाइम्स स्नैप इलेक्शन गले भी पड़ जाते होते हैं। ये हमने फ्रांस में देखा, नहीं ओंटारियो में हुआ था, ओंटारियो में भी डेविड पीटरसन ने जो 1990 में शायद, वो उनकी भी मेजॉरिटी थी और ओपिनियन पोल्स में वो भी स्ट्रांग कर रहे थे, स्नैप इलेक्शन कर दिया, हार गए। हाँ, तो अब ये जुआ खेलने जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये है, दूसरा आपने कहा कि जगमीत भी पलटी मार रहे हैं, चूँकि उनको भी यही दिख रहा है कि वो अगला इलेक्शन तो खैर जीतने से रहे, तो जब तक उनकी किंगडमशिप है वो तभी तक है जब तक ट्रूडो या लिबरल सरकार के साथ वो बंधे रहे, और कोई पता नहीं कि वो भी पलटी मार जाए। कुछ नहीं तो वर्ष कम वर्ष ये इलेक्शन लिंगर ऑन हो जाए अक्टूबर तक। लिबरल तो ये चाहेंगे, वो तो चाहेंगे कि प्रोरोगेशन के बाद जैसे ही पार्लियामेंट वापस आए उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाए, जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर बने यानी लीडर बने, और जो हो सकता है ट्रूडो ही रहे। यू नेवर नो, यू नेवर नो। चलिए हम ये अज्यूम करते हैं, उसकी इंटेंशन की सिंसियरिटी को मानते हैं कि वो वाकई रिज़ाइन कर देगा। अब शायद कर ही दे, क्योंकि लीडरशिप रेस जो चल पड़ी है, अगर ये न चलती तो मुझे शक रहना था। अब जब लीडर नया आएगा, अगर फिर वो ये नहीं रिज़ाइन करता, वो उसको जूते मारेंगे, तो लीडर नया आ जाएगा। चलिए ट्रूडो तो लगता है चला जाएगा, जो लीडर आएगा उसकी तो बहरहाल ये एक इंटेंशन होगी कि वो अक्टूबर तक चले। और वही आप वाली बात कि ये पॉलिटिक्स जो कनाडा की कहीं जाती नज़र नहीं आ रही, ये आगे लटकेगी। अब फरवरी 1 को अगर वो टैरिफ का ऐलान कर देते हैं तो कितना असर पड़ेगा कैनेडियन पॉलिटिक्स पे तब? सब पॉलिटिशियंस को अपनी खिचड़ी पकाने का रीज़न मिल जाएगा। पहले तो मेरी समझ में ये नहीं आया, क्योंकि अब तक मैं ये मानता चला आ रहा था कि इलेक्शन कैंपेन के लिए कम से कम 37 दिन चाहिए। तो अब ये तो 37 दिन का हिसाब नहीं होता, क्योंकि फोर्ड साहब ने तो कह दिया कि 27 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो दिन कम पड़ रहे हैं। वो कैसे हुआ, आई हैव टू लुक इनटू दैट। और दूसरा कि अक्टूबर 21 को बहुत सारे फेडरल एमपीज़ की पेंशन पक रही है। अगर उससे पहले वो हार गए तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने स्पेशल बिल पास करके इलेक्शन को 1 हफ्ता पीछे ढकेल दिया था। 20 अक्टूबर को होनी थी, वो 27 अक्टूबर कर दी थी। फिर बाद में ये हंगामा हो गया, क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रिज़ाइन कर दिया, ट्रूडो साहब कहते हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो उसमें ये डाउट हो गया था कि उनको अपनी पेंशन मिलने तक पार्लियामेंट में रह सकेंगे या नहीं। तो उनका भी इंटरेस्ट ये है, मेरे ख्याल से 55 ऐसे हैं तो एमपीज़, तो उनका तो इंटरेस्ट ये रहेगा कि अक्टूबर 27 तक कैसे भी करके हम लटकते हुए भी चले जाएं वहाँ तक, तो हमारी पेंशन फिक्स हो जाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो उनकी सैलरी का 55% होता है, लेकिन वो कितने टाइम तक एमपी थे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने जगमीत सिंह का भी जिक्र किया कि वो तो एक बार इलेक्शन हो गई, उसके बाद तो उनका कोई रोल रहेगा नहीं, तो उनके भी इंटरेस्ट में ये है कि अक्टूबर तक कैसे भी करके खींचा जाए। अब उनको बहाना मिल जाएगा, यहाँ ओंटारियो में फोर्ड साहब को बहाना मिल जाएगा, वो उसके ऊपर कैंपेन करेंगे कि देखो जी टैरिफ लग गई है, अब मैं ही आपको बचाने वाला हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये हर पॉलिटिशियन अपने बारे में यही कहता है कि मैं ही आपको बचा सकता हूँ। तो उसमें बात कहीं आगे जाएगी नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियंस का फ़ायदा होगा। अच्छा, ट्रंप साहब ने जो टैरिफ्स की धमकी दी, उसके पीछे रीज़न तो कुछ और है। वो कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, खास करके फेंटानिल, और इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, आप उनको बंद नहीं करेंगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। ये इनकी मतलब जिसे लॉजिक में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म कहते हैं कि भाई एक हाइपोथेसिस है कि ये रीज़न अगर नहीं हुआ तो ये होगा।
तो सब लोग टैरिफ के ऊपर मचे पड़े हैं। किसी ने ये इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि भाई हम फेंटानिल और इलीगल्स को कैसे कम कर सकते हैं। शुरू में 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें RCMP के शायद कमिश्नर साहब भी थे। उन्होंने किसी जर्नलिस्ट ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जी हमने 2 एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर्स बॉर्डर पे लगा दिए हैं। अब इतनी जल्दी तो ख़रीद नहीं सकते हेलीकॉप्टर जैसी चीज़, उसको तो प्रोक्योरमेंट में लंबा टाइम लगता है, तो कहीं से किराए पे लिए होंगे। लेकिन 9000 किलोमीटर की आपकी बॉर्डर है, उसमें 2 हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद तो वो मामला ठंडा पड़ गया। किसी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि हम बॉर्डर को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं। फिर पॉलिटिकल नैरेटिव ये चलता है कि जी हमारा कनाडा से तो 1% ही जाता है, 99% तो मैक्सिको से जाता है। भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपसे कम कसूरवार हूँ ये कह के मेरा क्या फ़ायदा है? भाई मैं कसूरवार तो हूँ ना, ठीक है। तो ये जो मेन जो पॉइंट है ट्रम्प साहब का, उसको कोई एड्रेस नहीं करेगा तो उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस का फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है कि आप अगर फेंटानिल और इलीगल्स को बंद करें तो मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। तो अब आप टैरिफ के ऊपर ही जा रहे हो, क्योंकि आपका फ़ायदा उसमें है, यानी पॉलिटिशियंस का फ़ायदा उसमें है कि भाई जब देखो टैरिफ लग गई, अब मैं आपको बचाने वाला हूँ। तो उसमें ये ऐसे ही भंवर में चलता रहेगा। आपने कहा कि ये सब कुछ पॉलिटिकल गैम्बिट्स हैं हमारे कैनेडियन पॉलिटिशियंस के। टैरिफ से उनको पर्सनली तो कोई नुकसान नहीं होगा, उससे कैनेडियंस ही हिट होंगे, और वो उस पर बहुत अजीबोगरीब किस्म के आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। आप और मैं देख रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर ये टैरिफ्स की बेस पे कैनेडियन पॉलिटिशियंस जब ये कहते हैं कि हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे, तो फिर ये परेशान क्यों है? अगर इनका ख्याल है कि ये कंपनसेट कर सकते हैं कनाडा की इकॉनमी को, तो फिर ये परेशान क्यों होते हैं? परेशान ये पर्सनल लेवल पे नहीं होते, ये अपने पॉलिटिकल चक्कर में परेशान होते हैं। उससे परेशान भी होते हैं और उससे जो फ़ायदे होते हैं वो भी हासिल करना चाहते हैं, और हम सब चक्कर में पड़े रहेंगे। ये एक चक्कर ही है जो हम सब के पाँव को बांधे हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया। थैंक यू सर। व्यूज़ बातचीत सुनी आज के पॉडकास्ट में दर्शन महाराजा साहब की, और महाराजा साहब की बातें आप इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे भी देख सकते हैं। इनका अपना पर्सनल यूट्यूब का चैनल है, आप उस पे भी जाइए। और इसी तरह हम अब आइंदा आने वाले हफ्तों में ये पॉडकास्ट भी पेश करते रहेंगे, और भी हमारे साथ साथी जुड़ेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। What's going on in your society, in our society? It's a trap! In our societies, in our global village. So what's really going on here? Let's dive into the chaos and see if we can make sense of it in my podcast.